सोनम अपनी सास रमा, ससुर मोहन और पति अमन के साथ रहती थी। वो एक वर्किंग वुमेन थी जो बाहर काम भी करती थी। एक दिन सोनम की ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सोनम को उसके ससुर बुलाते हैं। अरे बहू कहाँ है? आज छुट्टी है तो अपने ससुर को चाय भी नहीं पिलाएगी क्या? बस पूरा दिन आराम ही करेगी। जरा एक कप चाय तो ले आ मेरे लिए। ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का बार बार मन करता है। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर सोनम तुरंत रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाकर सास और ससुर दोनों को देती है। तभी सोनम की सास कहती है, बहुत दिन हो गए हम किसी बड़े से होटल में कुछ खाने ही नहीं गए। क्यों ना आज हम कहीं बाहर खाना खाने जाए। आज तो बहू भी घर पर ही है। लेकिन माँ जी मैंने तो राजमा भिगो दिए हैं। आज रात को मैं खाने में सबके लिए राजमा बनाने वाली हूँ। और बाहर का खाना तो वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पेट भी खराब हो जाता है बाहर का खाकर। इसीलिए तो हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ साफ सफाई से अच्छा खाना बनाते हो। तेरी तनख्वाह भी मिल गई होगी ना? शाम को आते समय चश्मा भी बनवा लेंगे। तेरा चश्मा टूट गया है। लेकिन अभी तो एक हफ्ते पहले ही आपने नया चश्मा लिया था। इतनी जल्दी आपका चश्मा टूट भी गया? पता है ना पापा जी कितना महंगा चश्मा था, कैसे टूट गया? बहू तू अब अपने सास ससुर से हिसाब किताब ले रही है क्या? है तो क्या समझती है कि घर में एक तू ही कमाने वाली है तो तू घर के लोगों से अब तो हिसाब किताब लेगी? घर की मालकिन बन गई है क्या तू? नहीं माँ जी मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक हफ्ते पहले ही चश्मा बनवाया था पापा जी का, वो भी इतना महंगा, कैसे टूट गया? बहू तू चश्मा कैसे टूटा ये नहीं पूछ रही है, बल्कि हमें ये बताना चाहती है कि घर का खर्चा तू उठाती है, इसलिए हम ज्यादा खर्चा करने लगे हैं। है ना तेरी बात का यही मतलब? नहीं नहीं पापा जी आप गलत समझ रहे हैं। घर का खर्चा मैं चला रही हूँ तो ये घर भी तो मेरा ही है ना। अपने घर का खर्चा उठाने में कैसी शर्म? लेकिन आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, जब घर में बस एक ही कमाने वाला हो तो खर्चा थोड़ा कम ही करना चाहिए। बहू तू जो बातों में हमें और हमारे बेटे को ताने दे रही है ना, वो ताने हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और रही बात घर खर्च की, तेरी शादी हुई है मेरे बेटे से। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, अभी भी अगर हम उसकी दूसरी शादी करवाना चाहे ना तो एक से एक लड़की के रिश्ते आएंगे। तो पैसे क्या कमाने लगी, हमारे आगे अकड़ रही है। तो अकड़ उतनी रख जितनी तू हमारी झेल पाए। हाँ पूरा मूड ही खराब कर दिया बहू ने तो। अच्छा खासा हम शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाते, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो अब घर पर ही खाना खाने का मन ना हो। सुन बहू चश्मा बनवा दियो चुपचाप मेरा। माफ़ करना पापा जी, माँ जी, आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप लोगों ने समझ लिया। और पापा जी मैं आपका चश्मा बिल्कुल बनवा दूंगी। सोनम ही बस अपने ससुराल में कमाती थी और कोई नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी सोनम को वो इज्जत नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए। सोनम को हमेशा अपने सास ससुर से ताने ही सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन अमन बाहर घूमने जा रहा होता है और वो सोनम के पर्स से पैसे ले लेता है। ये देखकर सोनम अपने पति अमन से कहती है, ये क्या है अमन, तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए? तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो और मैं जो कमाती हूँ उसे भी ऐसे पानी की तरह बहाते रहते हो। कोई कदर है क्या पैसों की? सोनम अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है आज। तुमसे इस बारे में बाद में बहस कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सच में मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। नहीं, इस बारे में आज ही बात होगी। अब बस बहुत हो गया। तुम जो नई वाली जॉब के लिए गए थे उसका क्या हुआ? वहाँ तो तुम काम करने वाले हो ना? नहीं यार, वहाँ मेरा मन ही नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए छोड़ दी वो जॉब। हाँ क्या छोड़ दी? अरे मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए नई नई नौकरी पता करती हूँ और तुम एक महीने में ही हर जॉब छोड़ देते हो। हमारे फ्यूचर के बारे में तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो? सोनम अमन को बहुत सुना रही होती है और उन दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर तक जा रही होती है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ रमा आती है। बहू क्या हो रहा है? तो अपने पति पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अपने पति पर चिल्लाना क्या शोभा देता है तुझे? शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? माँ जी आप ही बताओ, मैं इन पर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? वो जो एक नई जॉब मैंने इन्हें बताई थी, ये वो भी छोड़कर आ गए हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि कहीं भी एक महीने से ऊपर इन्होंने जॉब की हो तो हाँ तो क्या हो गया? मेरे बेटे को नौकरी नहीं करनी है तो नहीं करेगा।
हम लोग सड़क पर तो नहीं रहते कि मेरे बेटे के लिए काम करना इतना ही जरूरी है। किसी चीज की कमी है क्या मेरे बेटे को? माँ जी आप ही कहती है ना अमन बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप अब खुद बता दीजिए मुझे क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा जिससे अमन एक नौकरी तक ना कर पाए? बस बहुत हो गया बहू तेरा। अरे तू कमाती है, किसी की चार बातें सुनती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा बेटा भी वही करे। आज के बाद मेरे बेटे से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। रमा सोनम को बहुत सुनाती है और सोनम के पर्स से सारे पैसे निकालकर अमन को दे देती है। सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही एक दिन रमा अपने बेटे को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खिला रही होती है। तभी सोनम शाम को नौकरी करके घर वापस आती है। ड्राई फ्रूट के लड्डू देखकर सोनम जैसे ही लड्डू निकालने जाती है तो रमा उसे रोक देती है। रुक जा बहू, ये लड्डू तेरे लिए नहीं बनाया मैंने। माँ जी ये क्या बात हुई? हमारे घर में ये कब से होने लगा कि किसी एक के लिए ही कुछ खास बना? ये लड्डू मैं क्यों नहीं खा सकती माँ जी? क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए है। बेचारा दिन भर बाहर रहता है, थक जाता होगा, कुछ ढंग का खाता भी है या नहीं, इसलिए मैंने ये लड्डू अपने बेटे के लिए बनाया है। शरीर में ताकत रहेगी। माँ जी आपका बेटा बाहर बस ऐश करने के लिए जाता है और मैं बाहर नौकरी करने के लिए जाती हूँ। फिर भी आपको आपके बेटे की थकान दिख रही है, मेरी नहीं। तेरा क्या है, तू तो ऑफिस में जाकर एक जगह बैठी रहती होगी, है ना? रमा बस हर वक्त अपने निठल्ले बेटे के बारे में ही सोचती थी, अपनी बहू के बारे में नहीं। ये सब सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये सब सोनम के पिता महेश को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आते हैं। खाली घर रमा से देखा नहीं जाता और वो अपने पति और बेटे से कहती है, बहू के बिना तो घर घर नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है, इसलिए अब ना हमें इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहिए और बहू को उसके मायके से वापस ले आना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रमा, हमें आज ही बहू के मायके जाना चाहिए। रमा अपने पूरे परिवार के साथ बहू के मायके उसे लेने जाती है, जहां अपनी बहू के पिता महेश से रमा कहती है, समधी जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से हमारी बहू को आपको ले जाना पड़ा, पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सच में बहन जी, आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वाले हो, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले। अरे मेरी बेटी ही है जिसकी वजह से आपके घर का खर्चा चलता है और आप सब उसके साथ ही ऐसा बर्ताव करते हो। अब सही कह रहे हो भाई साहब, घर की लक्ष्मी होती है बहू और हमने घर की लक्ष्मी का ही अनादर किया, लेकिन बहू के जाने से हमारे घर की रौनक ही चली गई। आप हमें हमारी बहू वापस दे दीजिए। नहीं, मुझे आप लोगों की कही गई किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं है। पिताजी ये लोग यहाँ मुझे लेने आए हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, आप माफ़ कर दो ना, और मैं कब तक अपने मायके में रहूँगी? हाँ बहू, तू वापस अपने घर चल, हम तुझसे भी माफ़ी मांगते हैं। अब तक हमने तेरे साथ जो भी किया बहुत गलत था, लेकिन अब हम तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सोनम के ससुराल वालों का इतना बोलने पर महेश भी मान जाता है और अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल भेज देता है। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर वैसा ही होने लगता है। और एक दिन रमा अपनी बहू से कहती है, बहू आज अमन के लिए कढ़ी चावल बना देना, उसे बहुत पसंद है। माँ जी आपको पता है ना, मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कभी खाती भी नहीं हूँ, और अगर वो बनेगा तो मैं क्या खाऊंगी? तो अपने लिए कुछ देख लेना। अरे मेरा बेटा बेचारा दिन भर घूमता है, उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि उसका मनपसंद का खाना बने। देख वही बनाना जो मैंने कहा है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, लुट-पुट गई मैं तो। सोनम को पता चल गया था कि कुछ भी हो जाए उसके ससुराल वाले तो अब नहीं सुधरने वाले, इसलिए वो भी आदत डालने लगती है। अरे वाह सुशीला, अब तक तो तू सबको बीमार होने पर घरेलू नुस्खे बताया करती थी, अब तेरी बहू सबको दवाइयाँ बताएगी। मेरे नुस्खे बंद नहीं होने वाले, इनकी वजह से कितने लोगों के हजारों रुपए बच गए हैं, वरना हॉस्पिटल वाले सब छीन लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। चलो चलो, सारी रस्में आज ही खत्म करनी है, कल से बहू को हॉस्पिटल भी तो जाना है।
सुशीला जी के पास सारी बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उससे आए दिन सलाह लेते रहते। और अब सुशीला के बेटे रवि की शादी अंजलि से हो गई, जो एक डॉक्टर थी। सारा परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक डॉक्टर आई है। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अरे खुश रहो बेटा। बड़ा ही नेक काम करती हो तुम बहू, लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहो। हमें तो गर्व है कि हमारी नई बहू डॉक्टर है। थैंक यू बाबूजी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, कल रात से जरा जुकाम हो गया है। अरे रुक जा बेटा, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। अरे रहने दो ना माँ, अंजलि दवाई रख के गई है, नाश्ता करके ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे दवाई खाएगा तो अंदर जम जाएगी, वो दवाई पड़ी रहने दे और काढ़ा पी ले। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? और ये क्या, दवाई तो ऐसी ही रखी है, ली क्यों नहीं? वो माँ ने काढ़ा दिया था, 1-2 बार और पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ये एक गोली ले लेते तो अभी तक सर्दी ठीक हो जाती। ये काढ़े के चक्कर में कब तक परेशान होते रहोगे? चलो ये दवाई खा लो जल्दी से। अरे रवि, ये दवाई क्यों खा रहा है? मैं काढ़ा ला रही थी ना। माँ जी, इस दवाई का असर काढ़ा से ज्यादा जल्दी होगा। बहू, तो डॉक्टर बन गई, तुझे अभी इतना नहीं पता कि दवाई लेने से सर्दी जम जाती है। नहीं माँ जी, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे सर्दी जम नहीं जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। माँ जी, ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित है, मैं इन्हें कोई साइड इफेक्ट करवाने वाली दवाई क्यों दूंगी? अरे तुम डॉक्टर होगे बहू, लेकिन तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। बचपन से आज तक रवि को जब भी सर्दी हुई, मेरे काढ़े से ठीक हो गया है, बात खत्म। रवि, ये दवाई नहीं, काढ़ा पिएगा तू। अंजलि की डॉक्टरी और सुशीला जी के नुस्खों के बीच आए दिन टक्कर होने लगी। सुशीला, ओ सुशीला। माँ जी तो मंदिर गई हैं आंटी, कुछ काम था? अरे देख ना, मेरा पोता खेलते हुए गिर गया, इसे चोट लगी है, मुझे सुशीला से मरहम लेना था। अरे आंटी, ऐसी चोट को क्लीन करके तुरंत पट्टी करनी पड़ेगी, मरहम लगाने से कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुक्रिया अंजलि। अरे कोई बात नहीं आंटी, बस ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। आप इसे कर ले आना, मैं पट्टी बदल दूंगी। ठीक है बेटा। आज तो बहुत खा लिया। रवि की माँ, आज चूरन ज्यादा देना वरना फिर गैस हो जाएगी। बाबूजी, ये चूरन छोड़िए, मैं आपको दवाई देती हूँ, आपकी गैस की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दवाई की जरूरत नहीं, मैं सालों से इन्हें गैस के लिए चूरन ही देती आई हूँ। लेकिन सालों से बाबूजी की गैस की परेशानी वैसी की वैसी ही है ना, यानी चूरन कोई काम का नहीं, दवाई ही सही रहेगी माँ जी। अरे तू अपनी डॉक्टरी अपने अस्पताल में ही छोड़ कर आया कर बहू, मेरे नुस्खे सालों पुराने हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपके नुस्खे अब पुराने हो गए हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करके दवाइयों का इन्वेंशन किया है जिन्हें लेने से जल्दी और सही असर पड़ता है माँ जी। अरे रहने दे, पता बता कुछ है नहीं, क्या इलाज करती होगी ये? मैं अपनी दवाइयों से रोज लोगों की जान बचाती हूँ, आपकी तरह अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट नहीं करती दूसरों पर। आपके नुस्खों की तरह नहीं है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती हैं। क्या काम करती है? एक बीमारी की दवाई लो और 10 नई बीमारियां लग जाती है, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अरे बस करो तुम दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। अभी मुझे चूरन दे दो, और बहू तुम मेरे लिए कल दवाई ले आना। उस वक्त तो बाबूजी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन सुशीला और अंजलि एक दूसरे के तरीकों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ, दीदी का फोन आया था, जीजा जी के बाल झड़ना बंद करने के लिए तुमने लेप का नुस्खा बताया था ना? हाँ बताया तो था, मेरे नुस्खे ने कमाल दिखा दिया ना। कमाल तो दिखाया, लेकिन उल्टा
जीजा जी के सारे बाल उड़ गए माँ। ये तो होना ही था। ऐसे उल्टे सीधे नुस्खे नुकसान ही करते हैं। इससे तो अच्छा है किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, कम से कम बचे हुए बाल तो रहते। अरे उन्होंने लेप बनाने में कोई गलती कर दी होगी, वरना मेरा नुस्खा काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि आपके नुस्खों ने जीजा जी को टकला कर दिया। मुझे ना अभी कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ। कोई मौका नहीं छोड़ती माँ को ताने मारने का। मौका तो वो नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। मैंने लाखों रुपए लगाकर सालों मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे उनसे ज्यादा पता है। बहू, तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल निकल आए हैं? जी हाँ बाबूजी, हवा पानी बदलने पर ना मुझे पिंपल हो ही जाते हैं। तुम सुशीला का बनाया लेप लगाओ। रवि को भी बहुत पिंपल होते थे, उसने 1 महीने तक लेप लगाया और उसके बाद उसे कभी एक पिंपल नहीं हुआ। सुशीला, वो लेप बना दो बहू के लिए। लेप तो बना हुआ रखा है, लेकिन मेरा लेप सबके लिए नहीं है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। हाँ बाबूजी, मुझे पिंपल ठीक करना है, पूरा चेहरा खराब नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से क्रीम लाई हूँ, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रीम लगाने से अंजलि के चेहरे पर रिएक्शन हो गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया और ज्यादा पिंपल भी निकल आए। ये देखो क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। बाबूजी की बात मानकर माँ जी का लेप लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और जीजा जी के बालों के साथ जो हुआ उसका क्या? हो सकता है कि सच में उन्होंने लेप बनाने में कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ये पिंपल वाला लेप तो मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने आजमाया है, सबको अच्छा असर हुआ है। मेरी बात मानो और माँ से लेप मांग लो। और उनके सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो घूमो ऐसा ही चेहरा लेकर। नहीं नहीं, मैं चुपके से जाकर लेप लगा लेती हूँ, लेकिन खबरदार जिसके बारे में माँ जी को कुछ भी बताया तो। अंजलि रोज लेप लगाने लगी और उसका चेहरा ठीक भी होने लगा। एक रात जब वो लेप लगाकर आई तभी रवि, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, एसिडिटी से सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी बस। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चूरन और काढ़ा पी लिया है, अभी ठीक हो जाऊंगी। बस भी करो सुशीला, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है, चुपचाप बहू को चेकअप करने दो। माँ जी की नब्ज ठीक नहीं चल रही, क्या माँ जी को पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ महीनों से रात में अक्सर घबराहट होती है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं हुई। माँ जी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप कार निकालिए। हॉस्पिटल पहुँचते ही सुशीला का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर अंजलि। यस डॉक्टर, माँ जी कैसी हैं आप? माइनर हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है। आइए आप लोग मिल लीजिए। माँ अब ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हो, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बहू डॉक्टर अंजलि का कीजिए। अगर वो आपको सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। देखा सुशीला, तुम हमेशा बहू और उसकी डॉक्टरी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज उसी बहू और उसके इलाज ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम अपने नुस्खे आजमाती रहती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहू थैंक यू, और सॉरी भी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। आज मैं मान गई, तुम सही हो, मैं और मेरे नुस्खे गलत हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और आपके नुस्खे बेकार नहीं है। देखिए, मैं रोज चुपके चुपके आपका लेप लगाती थी, उसी से मेरे पिंपल ठीक हुए, ना कि मेरी दवाइयों से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नुस्खों पर शक किया। तो आप दोनों इस बात से सबक ले लो कि घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है और मेडिकल इलाज भी उतना ही जरूरी है। अंजलि और सुशीला जी दोनों अपना सबक सीख गईं और मिलकर अपने नुस्खों और दवाई से लोगों की सेवा करने लगी।